हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अनिश्चितता सिद्धांत। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा, मेरे नाम से सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ बस अनिश्चितता सिद्धांत के आधार पर बोर के प्रथम कक्ष की त्रिज्या हम ज्ञात करने वाले हैं। और ये जो कुछ डेरिवेशंस मैंने लिखे हैं इसको आप अपने से लिखिएगा, केवल आपको समझने के लिए बस मैंने इसको लिख लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर माना कि बोर के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति की अनिश्चितता को हम लोग डेल एक्स से प्रदर्शित करेंगे। तो बोर के परमाणु मॉडल जो होगा उसे हम इलेक्ट्रॉनों की स्थिति की अनिश्चितता को हम लोग डेल एक्स से प्रदर्शित करेंगे तथा संवेग में अनिश्चितता जो होगी उसे हम डेल पी से प्रदर्शित करेंगे। तो ये हो जाता है हमारा हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का ये फॉर्मूला है। इसको आपने 12th क्लास में या फिर फर्स्ट ईयर में पढ़ा ही होगा। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत में जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉनों की स्थिति में अनिश्चितता और जो है संवेग में अनिश्चितता का जो गुणनफल होता है वो लगभग जो होता है एच क्रॉस या फिर एच बार जो भी आप बोल लीजिए उसके लगभग बराबर होता है, या हम उसके बराबर भी हम कह सकते हैं। तो ये हो जाता है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत से हम ये वाले समीकरण को यहाँ पर लिखे हैं। आप इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम इसमें से संवेग में अनिश्चितता के मान को निकाल लेंगे। संवेग में अनिश्चितता के मान को निकालने के पश्चात अब इसमें हमको निकालना है ऊर्जा। तो ऊर्जा बराबर होती है गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले हम गतिज ऊर्जा की वैल्यू को निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में अनिश्चितता जो होती है डेल के बराबर, हम इसमें के से काइनेटिक एनर्जी डेल के, अब डेल के इक्वल टू डेल पी का होल स्क्वायर अपॉन 2m। ये कैसे आ रहा है इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो हमारे गतिज ऊर्जा बराबर होती है 1/2 mv² जो होता है हमारा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम डेल का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि गतिज ऊर्जा में अनिश्चितता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं अनिश्चितता होने के कारण, यहाँ पर मतलब अनसर्टेनिटी होने के कारण हम यहाँ पर डेल का उपयोग कर रहे हैं। तो डेल के इक्वल टू 1/2m डेल वी हो गया, क्योंकि हमारे द्रव्यमान में अनिश्चितता नहीं है, आयतन में अनिश्चितता है यहाँ पर, इसलिए हम डेल भी का भी लिख रहे हैं। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि जो हमारा संवेग बराबर होता है, संवेग बराबर आप जानते हैं द्रव्यमान गुणित वेग हमारा संवेग का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम अगर संवेग में अनिश्चितता ज्ञात कर रहे हैं तो डेल पी इक्वल टू एम डेल वी हो जाएगा सिंपली। तो अब यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है, हम इसको डेल पी का होल स्क्वायर के रूप में हम इसको लिखना चाहते हैं। तो हम एम का एक बार गुणा करेंगे, एक बार भाग कर देंगे, तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए सिंपली। अब यहाँ पास 1/2m² हो गया डेल बी का होल स्क्वायर अपॉन एम हो गया। तो अब हम ये एम स्क्वायर डेल बी का होल स्क्वायर को हम यहाँ पर डेल पी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यही चीज हमको आगे लिखना है। तो अब यहाँ पास हमारे पास जो गतिज ऊर्जा का मान आ जाता है वो आ जाता है 1/2 डेल पी का होल स्क्वायर अपॉन एम। ये हो जाता है हमारा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो हमने अभी निकाला है। अब गतिज ऊर्जा में अनिश्चित, अब निकालता है हम स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि हमें ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो अब स्थितिज ऊर्जा में आपका ये फॉर्मूला होता है, तो आप इसको समीकरण को याद कर लीजिएगा। तो जो स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है -ZE² अपॉन x, जो होती है हमारी गतिज स्थितिज ऊर्जा की फॉर्मूला होती है पोटेंशियल एनर्जी। फिर उसके बाद जो हमारा z होता है वो होता है परमाणु क्रमांक, और जो हमारा यहाँ पर x जो होता है स्थिति होती है, x स्थिति होती है। अब यहाँ पर हम स्थितिज ऊर्जा में अनिश्चितता ज्ञात करेंगे तो हम यहाँ पर डेल वी का प्रयोग करेंगे। अब डेल वी के उपयोग में जेड का मान मतलब परमाणु क्रमांक तो वही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। इलेक्ट्रॉनों में भी कोई परिवर्तन नहीं होना है, जो परिवर्तन होगा हमारी स्थिति में परिवर्तन होगा। इसलिए हम यहाँ पर स्थिति में अनिश्चितता के लिए यहाँ पर हम डेल एक्स का उपयोग कर लेंगे। अब उसके पश्चात यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा में अनिश्चितता, अब हमें कुल ऊर्जा ज्ञात करनी है। अब एक चीज और आपको बता देता हूँ कि कभी कभार जो होता है हमारा स्थितिज ऊर्जा में इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं कभी कभार। जो हमारा होता है, जो हमारा डेल वी बराबर 1/4 बाई EB/0 ZE² अपॉन
डेल क्यू का उपयोग यहाँ पर कर लेते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपने स्थितिज ऊर्जा के लिए, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा के लिए जो हमने समीकरण निकाला था 12th क्लास में, आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में 1/4 स्थितिज ऊर्जा के लिए हमने समीकरण निकाला हुआ है, 12th क्लास में आपने पढ़ा ही होगा। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर हम स्थितिज ऊर्जा का ये फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। इस फॉर्मूले का यूज करने यहाँ पास मैं इस फॉर्मूले का यूज करके बनाया हुआ हूँ। इस फॉर्मूले का आपको यूज करके बनाना होगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है। सिंपली जहां जहां पास इस फॉर्मूले का यूज है उसके साथ साथ में आपको 1/4 का भी उपयोग कर देना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, आगे ऊर्जा की मान निकालते हैं। तो यहाँ पास हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा बराबर डेल ई इक्वल टू डेल के प्लस डेल वी। ये हमारी हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा का फॉर्मूला, जो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था डेल पी का होल स्क्वायर अपॉन 2m, जो हमने काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का अनिश्चितता का हमने निकाला है। अब यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा के लिए अनिश्चितता के लिए हमने जेड ई स्क्वायर अपॉन डेल एक्स, जो हमारी हो जाती है स्थिति में अनिश्चितता, इसको हमने स्थितिज ऊर्जा के लिए समीकरण हमने इसको निकाला था, तो उसके मान को हम यहाँ पर रख देंगे। अब उसके पश्चात जो हमारा आ जाता है डेल पी, डेल पी बराबर होता है हमारा एच क्रॉस का होल एच क्रॉस अपॉन एच क्रॉस अपॉन डेल एक्स होता है हमारा, जो होता है डेल पी की वैल्यू हमने शुरू में ही निकाला है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें हमने शुरू में ही निकाला है, जस्ट हमारे जो होता है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत, वही चीज है, डेल पी हमने निकाला था अभी तुरंत तक, उसी वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर देंगे, जो हमारा एच क्रॉस का होल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर और 2m तो है ही यहाँ पास, और इधर भी हमको कुछ भी करना नहीं, सीधे सीधे यहाँ पास उतार देते हैं। अब यहाँ पास ऊर्जा में अनिश्चितता का न्यूनतम होने पर वो हमने ऊर्जा की वैल्यू निकाल ली। अब अगर न्यूनतम और अधिकतम आपने पढ़ा होगा, मिनिमम और मैक्सिमा जो आपने 12th में पढ़ा था, वही चीज हम यहाँ पास उपयोग करने वाले हैं। तो न्यूनतम और अधिकतम के लिए यहाँ पर हमारा इस फॉर्मूले का यूज होता है, जो हम क्या करते हैं, जो हमारा समीकरण आया है उसे हम एक्स के सापेक्ष एक बार अवकलन कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने डेल ई की हमको डेल एक्स के सापेक्ष हमको एक बार अवकलन करना है। तो यहाँ पर अवकलन करने से हमारा जो समीकरण है वो ये प्राप्त हो रहा है। अब ये कैसे प्राप्त हो रहा है आप इससे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारा डेल ई का समीकरण प्राप्त हुआ था, ये वाला समीकरण प्राप्त हुआ था। अब इसमें हम एक बार अवकलन कर लें, तो अवकलन जो होता है 1/x बराबर डेल 1/x बराबर, आप इतना तो जानते ही होंगे, -1 लिखते हैं, इसको ऊपर कर देंगे तो, और यहाँ पर हमारा अवकलन का फॉर्मूला होता है ये वाला सामने आ जाता है, और इसमें -1 एक और हो जाता है। तो ये वाला फॉर्मूला से हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाती है -1/x स्क्वायर, जो हमारी 1/x का अवकलन हो जाता है। तो वही चीज है यहाँ पर हमारा एच स्क्वायर, मतलब एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m, ये कांस्टेंट है हमारा, और डेल एक्स का हमारा अवकलन होगा, और इसमें भी 1/डेल एक्स का अवकलन होगा। तो सिंपली हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये वाली वैल्यू, एक्स डेल एक्स का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा, और यहाँ पास माइनस है, आप देख सकते हैं। तो ये माइनस और ये ऊपर जाएगा तो एक माइनस बाहर निकलेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है। ये सिंपल ही है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको वाले समीकरण को हम जीरो के उस तरफ पक्षांतर कर देते हैं। तो पक्षांतर करने के पश्चात हमारे पास वैल्यू आ रही है डेल ई का स्क्वायर अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एम डेल एक्स। सिंपल, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब उसके पश्चात यहाँ पर हम देख रहे हैं डेल एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ, और इधर डेल एक्स क्यूब है, तो यहाँ पर कट जाएगा, और यहाँ पर कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर एक, और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर हमारा आ जाता है डेल जेड ई का स्क्वायर इक्वल टू एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन एम डेल एक्स। ये हमारे पास आ जाती है वैल्यू, डेल एक्स को उधर पक्षांतर कर करके, और ये जेड ई स्क्वायर को हम इधर पक्षांतर कर देंगे, तो हमारे पास डेल एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जो हमारी स्थिति में अनिश्चितता है। अब उसके पश्चात ये समीकरण आने के पश्चात अब हमने क्वेश्चन में देखा था कि हमें प्रथम कक्ष की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो होता है हमारा r इक्वल टू डेल एक्स, सिंपल। अब डेल एक्स की वैल्यू को हम लिख सकते हैं डेल एक्स इक्वल टू एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन एम जेड ई की पावर ई की ई स्क्वायर।
सिंपल, कोई भी दिक्कत नहीं है। एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन एम जेड ई स्क्वायर। अब उसके पश्चात में डेल एक्स की वैल्यू में केवल और केवल एच क्रॉस की जो वैल्यू है हमें उसे पुट कर देना है। तो यहाँ पास एच अपॉन 2 पाई होती है हमारी एच क्रॉस की वैल्यू। एच क्रॉस की वैल्यू को हम जैसे ही पुट करेंगे तो 2 पाई का हो जाएगा 4 पाई, और यहाँ बस एच एच स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 4 पाई का स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर, और यही हो जाएगा हमारा बोर के प्रथम कक्ष की त्रिज्या का समीकरण। ये हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब जो भी हमने सॉल्व किया है उसके आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।